तो जो बजट है 2020 और 21 का जो है, तो उसमें ये ध्यान रखना है, चूंकि इस बार कोविड था, तो कोविड के कारण जो बजट है ये एक डिजिटल बजट है, राइट। डिजिटल आप समझ सकते हैं, और डिजिटल बजट है इसलिए क्योंकि कोविड के ध्यान को रखते हुए, तो ये चीज आप ध्यान रखना है आपको। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बजट है वो उसके जो पिलर हैं, राइट, वो 6 पिलर पे जो है वो क्या है, बेस्ड है। 6 पिलर पे बेस्ड है। उसमें क्या है, उसमें मैंने आपको बताया था कल की स्वास्थ्य है और खुशहाली है। इसका मतलब क्या है, हेल्थ एंड वेलबींग है। फिर क्या है, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना है। ये नोट्स मेरे पास हाईलाइटेड है पहले से, और आपको ये नोट्स क्लास खत्म होते मैं आपको भेजने वाला हूँ। आपको समझना है और अंडरस्टैंडिंग करना है, और बाद में जो आपको लगता है वो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो 2 मैंने आपको पिलर बताए, हेल्थ और वेलबींग है, और फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसका तीसरा जो है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास है, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरिंग इंडिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल के बाद फिर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। उसके बाद मिनिमम गवर्नमेंट है, मैक्सिमम गवर्नेंस है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें पूछा जा सकता है कि आपसे, आप बताइए कि कौन कौन से पिलर नहीं है, कौन सा पिलर है। तो एक बार आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। हम बात करेंगे वेलबींग की, बात करेंगे तो वेलबींग में जो है हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं, स्वास्थ्य और खुशहाली की बात करते हैं, तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए 137% इंक्रीज किया गया है हेल्थ बजट। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 137% जो है 137% बजट को इंक्रीज किया गया है। क्यों? कोरोना के कारण। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जो योजना है जो कि स्टार्ट की गई है, इसमें पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, जो कि मैंने आपको बताया ये पहले से जो मिशन चल रहा था, नेशनल हेल्थ मिशन, इसके अतिरिक्त है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो चल रहा था उसके अतिरिक्त है ये पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट। केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है ये, ठीक है। और इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, राइट, वो जो हेल्थ सिस्टम है उसको मजबूत किया जाएगा, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, और इससे रिलेटेड जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे वो स्ट्रेंथन होंगे, और नए इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन होगा, और जो नई नई बीमारियां आज इमर्ज हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, उनके ट्रीटमेंट करने में एक आसानी होगी। और जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये नेशनल हेल्थ मिशन के अलग है, अलग से है। तो ये खास बात थी कि हैप्पीनेस, और इसमें जो है 137% जो है वो इंक्रीज किया गया है। अगली इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वैक्सीनेशन की बात है, ठीक है, वैक्सीनेशन की जो बात है, उस वैक्सीनेशन में न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है, न्यूमोकोकल जो वैक्सीन है वो 5 स्टेट तक जो लिमिटेड थी, अब उसको पूरे देश में जो है स्प्रेड किया जाएगा, पूरे देश में इसको अवेलेबल कराया जाएगा। और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है हर वर्ष 50,000 बच्चों को जो उनकी डेथ हो जाती है, राइट, इट एम्स टू प्रिवेंट 50,000 चिल्ड्रन फ्रॉम डाइंग एवरी ईयर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको नोट नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको नोट्स भेजूंगा, आपको सुनना ध्यान से है। तो न्यूट्रिशन की जहां तक न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन को लेकर काफी आई है। तो पहले से मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एक सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जिसको सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम है, और दूसरा जो है पोषण मिशन है, उस दोनों को मिला के जो है सरकार ने एक नया मिशन लॉन्च किया है, जिसको हम पोषण मिशन कहते हैं 2.0। और सरकार जो है सभी 112 जो जिले हैं वहां पर इसके लिए जो है क्या काम करेगी, इसके लिए जो है सरकार जो है के लिए अपना जो है एक रणनीति बना रही है, ठीक है। तो और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो यूनिवर्सल कवरेज है वाटर सप्लाई का, ठीक है, क्योंकि सरकार जो है जल जीवन मिशन चला रही है। जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्ट है कि सभी घरों में पानी प्रोवाइड करना है,
और एक स्वच्छ भारत मिशन है। स्वच्छ भारत मिशन मैंने आपको कल ये भी बताया था, 500 जो सिटीज हैं, अमृत सिटीज जो है, राइट, वहां पे जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। इसमें कह सकते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस बजट में प्रोविजन किया गया है। जो मोर देन 10 लाख की जिनकी पॉपुलेशन है वहां पे वहां के लिए जो है बजट प्रोवाइड किया गया है। और ये 42 सिटीज के जो सेंटर हैं वहां के लिए जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। ऐसे कितने शहर हैं? 42 सिटीज हैं। काफी महत्वपूर्ण है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक स्क्रैपिंग पॉलिसी आई है, स्क्रैप पॉलिसी आई है व्हीकल्स के लिए, और ये वॉलंटरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। जिसमें कि कोई भी आदमी अगर जिसका प्राइवेट व्हीकल है तो उसका 20 साल तक उसको कुछ नहीं करना है, और कॉमर्शियल व्हीकल है तो 15 ईयर। उसके बाद जो है उसको फिटनेस सेंटर में लेके जाना होगा और उसको एग्जामिन कराना होगा कि भाई इसका स्टेटस क्या है। ठीक है, अगली हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सारी चीजें हमें एक एक चीजों को ध्यान में रखना है कि सरकार ने बजट में क्या क्या किया है। और कल भी मैं आपको बता चुका था कि सरकार जो है हमारे यहाँ फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है। इसका मतलब क्या है? भौतिक या वास्तविक और वित्तीय पूंजी एवं संरचना पर ध्यान दे रही है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जो है हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि भारत जो है उसका जो टारगेट है 2024 और 25 में, ठीक है, 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमको 10 डिजिट में ग्रोथ करना होगा। काफी महत्वपूर्ण बात है कि 10 डिजिट में हमको ग्रोथ करना होगा। और उसके लिए जो है सबसे खास बात है कि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा रहा, राइट, कंपटीशन या सप्लाई चेन में हम लोग अगर कंपटीशन दे पाए तो फिर जो है ये हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इस खास बात एक और है, वो ये है कि सरकार ने इसके लिए क्या काम किया है। तो मैंने कल आपको बताया था कि सरकार जो है पीएलआई स्कीम लेके आई है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो पीएलआई स्कीम है काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो पीएलआई स्कीम है ये 13 सेक्टर के लिए इसका डिक्लेरेशन किया गया है। अगले 5 सालों के लिए इसके लिए जो है फंड भी एलोकेट किया गया है। इसकी जो शुरुआत है, ये जो इनिशिएट किया ये 2021 से लेकर 2022 तक है। क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमारे प्रोडक्शन होगा और काफी हम लोग सब वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन से हम कनेक्ट होंगे। और दूसरी बात है कि हमारे जो देश के युवा हैं, यूथ हैं, उनको जो है एक रोजगार मिलेगा। अब हम बात करते हैं कपड़ों की, बात करते हैं। कपड़ा तो कह सकते हैं आपकी भारत में काफी पहले से जो है, अगर हम आजादी के समय की बात करेंगे तब से भारत में सूरत एक सेंटर रहा है, बॉम्बे रहा है, ऐसे बहुत सारे सेंटर रहे हैं जो कपड़ा उद्योग के लिए, क्लॉथ्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सरकार ये चाहती है कि देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे जो वर्कर्स हैं इस पर बेस्ड हैं, इसलिए सरकार ने यहाँ भी पीएलआई स्कीम लेके आई है, राइट। और ये जो पीएलआई स्कीम लेके आई है, ये पीएलआई स्कीम के अंतर्गत पीएलआई स्कीम तो लाई है, इसके अलावा एक मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स जो पार्क है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल, उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे मित्र। तो मित्र नामक जो योजना है ये चालू की है और सरकार ये चाहती है कि आप इसको लगाओ और चलाओ। मतलब आप जो है ये मित्र नामक योजना से आप फायदा उठाओ और अपना जो भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं स्टार्टअप, आप उसको लगाइए और चलाइए। तो इससे फायदा ये होगा, ये मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क का क्या फायदा है? इससे होगा ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लॉथ इंडस्ट्री में उसका डेवलपमेंट होगा और हम लोग जो है एक्सपोर्ट की फील्ड में आगे आएंगे। और अगले 3 साल में हमारे यहाँ 7 क्लॉथ पार्क जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है। क्वेश्चन जब आपसे मेंस में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा सरकार ने, क्योंकि बजट हमारे मुख्य परीक्षा में है, उसमें लिखा है गवर्नमेंट बजट। अगर आप जीएस के 3rd पेपर में देखेंगे तो जीएस के 3rd पेपर में सिलेबस में दिया है। तो बजट की अंडरस्टैंडिंग हमें काफी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नहीं कहा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नहीं कहा गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 112 दिया गया है,
आर्टिकल 112 जो दिया गया है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। हमारे बजट में, संविधान में बजट की बात नहीं की गई है। तो जैसा कि मैं आपको मित्रा स्कीम के बारे में बता चुका हूँ, तो मित्रा स्कीम क्या इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। अगली बात ये कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत फोकस किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको जो पूरी तरीके से ध्यान रखना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2019 में डिक्लेयर किया गया था, वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है वो अपनी तरीके की एक जो पहल है, इनिशिएटिव है, ये गवर्नमेंट की है। इसमें करीब 7,400 प्रोजेक्ट्स हैं और इन प्रोजेक्ट्स को जो है के द्वारा भारत में क्या किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये काफी आपको ध्यान में रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, ठीक है, हमारे यहाँ 7,400 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हो रहे हैं, कुछ प्रोसेस में है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फाइनेंस होगा वो कहाँ से होगा, तो हमारे यहाँ प्रोविजन ये किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि फाइनेंस की जरूरत है, तो इसलिए एक अलग से सेटअप किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग जिसको हम बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए हमने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट बनाया। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने जो स्टेप लिया है वो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट को बनाने का, सेटअप करने का जो है कह सकते हैं डिसीजन लिया है, जिसको फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके लिए फंड दिया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए सेंट्रल जो बजट है हमारा, उसमें 20,000 करोड़ रुपीस का प्रोविजन किया गया है। 20,000 करोड़ रुपीस का जो है इसमें बात की गई। अगली बात हम ये कह रहे हैं कि मोनेटाइजेशन ऑफ असेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये मोनेटाइजेशन ऑफ असेट्स की आपने बात सुनी होगी कि अभी मोनेटाइजेशन की जो है सरकार ने डिक्लेरेशन कर दिया कि मोनेटाइजेशन करेंगे ऑफ असेट्स का, संपत्तियों का। अब आप ये सोच रहे होंगे मोनेटाइजेशन होता क्या है, ये मोनेटाइजेशन हम किसे कहते हैं। तो मोनेटाइजेशन का जो मतलब है वो ये है कि परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण बोलते हैं। मुद्रीकरण का मतलब क्या होता है, मुद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास मान लिया कोई चीज है, मान लिया, राइट। अभी हमारे पास मान लिया, आप सोचिए, आपको मैं समझाना चाहता हूँ। आपके पास एक फ्लैट पड़ा हुआ है, राइट, एक फ्लैट है जिसमें कोई नहीं रहता है। तो आप दो काम कर सकते हैं, क्या, या तो उस फ्लैट को रेंट पे दे दें तो आपको मंथली इनकम आएगी, या आप उस फ्लैट को बेच सकते हैं। क्या ज्यादा सही रहेगा वो मुझे बताइए, क्या ज्यादा सही रहेगा? मंथली रेंट पे देना। मंथली रेंट पे देना। रेंट पे देना। क्यों रेंट पे देना? वो तो वन टाइम आपको पैसा मिल जाएगा, एक बार आप सेल कर देंगे तो इसका प्राइस बढ़ेगा आगे जाके। हाँ, प्राइस तो बढ़ेगा। यहाँ से रेंट भी आ सकता है, आगे जाके अच्छी पेमेंट भी आ सकती है। अच्छा, सही है। तो यहाँ पे सरकार क्या सोच रही है, आप समझ लो मैंने बात आपसे क्यों कही। सरकार ये बोल रही है कि जो मेन चीजें हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम किराए पे दे देंगे, रेंट पे दे देंगे। और रेंट क्या होगा, अभी इसलिए आपने देखा होगा कि इस स्कीम को लेके जो है, इस डिक्लेरेशन को लेके जो लोग जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है, मिसगाइड कर रहे हैं, कह रहे ये तो सब बेचा जा रहा है, रेलवे बेचा जा रहा है, एयर इंडिया बेचा जा रहा है। हाँ, यहाँ पे मैं अभी डिसइन्वेस्टमेंट की भी बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, उनका मोनेटाइजेशन होने की बात चल रही है, इसलिए चल रही है क्योंकि सरकार उनको किराए पे देगी, फिर उनको जो है ऑपरेट किया जाएगा। तो इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप निश्चित रूप से समझ चुके होंगे, जो आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ। उसके बाद जो अगर आप देखेंगे, आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं, आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। तो रेलवे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें इंडियन रेलवे ने क्या किया है, एक नेशनल रेलवे प्लान तैयार किया है 2030। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा सकता है कि भाई प्लान क्या है, ठीक है। नेशनल रेलवे रेल प्रोग्राम है, ये 2030 का प्रोग्राम है, 2030 तक, मतलब 2030 तक जो है भविष्य के लिए रेलवे अपने लिए क्या करेगा, एक सिस्टम क्रिएट करेगा। 2030 तक जो है रेलवे जो है एक सिस्टम क्रिएट करेगा। ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल रेल स्कीम 2030। तो ये मैं हाईलाइट किया है, आप देख लेना। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि सरकार जो है आज ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो कल जैसे कि अक्षय त्रिपाठी जी ने बताया था कि सर बसों की भी बात चल रही है, तो उनकी बात बिल्कुल सही है, बसों की भी बात चल रही है। सिटी बस के द्वारा जो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन को फोकस किया जाएगा, और साथ ही साथ जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सरकार पूरा फोकस कर रही है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सार्वजनिक परिवहन जो है उस पर फोकस किया जाएगा। और यहाँ पे जो है मेट्रो ट्रेन जो है वो एक मेट्रो लाइट है और एक मेट्रो नियो है। अब आप सोचेंगे सर सब जगह के लिए मेट्रो क्यों नहीं है, क्योंकि मेट्रो की कॉस्टिंग बहुत आती है, उसकी लागत बहुत आती है, और हर जगह तो मेट्रो चलाई नहीं जा सकती, उसके लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, पैसा लगेगा। तो इसलिए छोटे छोटे जिस तरीके का शहर है उस तरीके के जो है यहाँ पे कह सकते हैं मेट्रो का प्रोग्राम है। तो ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग समझना है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सरकार क्या कर रही है ये आपको ध्यान में रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार काम कर रही है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी काम कर रही है। तो मैं सोलर एनर्जी में आपको बताऊंगा कि क्या क्या सरकार के टारगेट है, एनर्जी टारगेट हम लोग कैसा पूरा कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ ऐसा कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। सरकार पोर्ट्स और पोर्ट्स के लिए काम कर रही है सरकार। तो मैंने आपको बताया सागरमाला प्रोजेक्ट सरकार का चल रहा है, जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। सागरमाला में सारी कोस्टल एरिया को कनेक्ट किया जाएगा। फिर वाटरवेज के बारे में मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं आपको। और तो वाटरवेज जो है, तो इसमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि जो आपको एग्जाम के लिए पूछा जाएगा, मैंने ऐसा कुछ इसमें पाया नहीं बजट में। हाँ, पेट्रोलियम की बात करेंगे, अगर हम एनर्जी की बात करेंगे, तो जैसे कि मैं कल आपको उज्ज्वला योजना के बारे में बता चुका हूँ कि उज्ज्वला योजना का जो बेनिफिट है वो 1 करोड़ फैमिली को पहले ही मिल चुका है। अब इसमें एक्सटेंशन जो किया जा रहा है वो 1 करोड़ और बेनिफिशियरी इसमें जोड़े जा रहे हैं उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला 2.0 आया है, मैंने आपको पहले भी बताया, कल आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। उसके बाद अगले 3 सालों में जो है, अगले 3 सालों में जो शहर का जो गैस का जो नेटवर्क है उसको 100 सिटीज तक और एक्सटेंड किया जा रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूटी जो एक एरिया है वहां पे एक गैस लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो चालू किया जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई है कि इंफॉर्मेशन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें पता होना चाहिए। अब एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए वो पाइपलाइन चालू हो रही है, कहाँ चालू हो रही है, ये कुछ समझने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है, राइट, इस तरीके से, या पिलर्स कौन कौन से हैं, किस में ज्यादा बजट प्रोविजन दिया गया है, राइट, इस टाइप से चीजें उसमें दी गई है। एफडीआई की बात आप जानते होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, राइट, विदेशों से जो पैसा भारत में लगता है, सीधी सी भाषा में समझाने के लिए एफडीआई में, तो भारत में जो एफडीआई है वो आपको ध्यान रखना है 49% से 49% जो है वो 74% का जो है प्रोविजन किया गया इसमें। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि एफडीआई की जो सीमा है, उसकी जो लिमिट है, राइट, वो जो है 49% से 74%। ये यूपीएससी एग्जामिनेशन में यूपीपीसीएस में जरूर पूछा जाता है कि ये पूछ लेते हैं वो कि भाई सरकार ने जो है 49% था, आप कितना कर दिया, तो उसमें वो ऑप्शन देंगे 74%, 76%, इस तरीके से। अब हम बात कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और हम डिसइन्वेस्टमेंट के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और हम सेल भी कर रहे हैं। सबसे खास बात ये भी है, कुछ चीजों को हम बेच रहे हैं और कुछ चीजों को हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट में और सेल में क्या अंतर है? आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मुझे डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में और सेल्स के बारे में बता सके? विनिवेश क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट किसी एंटिटी में से उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिड्यूस करना, मतलब शेयर की बात कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, शेयर होल्डिंग अपनी कम कर देते हैं। हाँ एकदम सही है, ठीक है बेटा, वेरी गुड, एकदम सही है। तो आप ये समझ लो, देखो बेच दिया तो बेच दिया। अभी आप लोगों को ये पता होगा कि एयर इंडिया का नाम तो आपने सुना होगा, राइट? एयर इंडिया क्या करती है? फ्लाइट उड़ाती है, मतलब फ्लाइट में आप जाते हैं एयर इंडिया में। तो अगर आपने कभी फील किया हो फ्लाइट में, तो एयर इंडिया की फ्लाइट में और प्राइवेट फ्लाइट में काफी अंतर है।
एयर इंडिया फ्लाइट पूरी सरकारी फ्लाइट है, मतलब उसको यस सर। उसको ये बिल्कुल मतलब नहीं है पैसे कमाने से, समझ रहे? उनके जो स्टाफ भी होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल टाइप से वो रहते हैं वो लोग, और प्राइवेट में आप देखो अंतर है। तो धीरे धीरे जो एयर इंडिया है ये लगातार आपने देखा होगा कोविड के समय में धीरे धीरे जो है अब ये सरकार की गले की हड्डी बन गई, राइट? मतलब उतना उनका जो है जिस तरीके से उनका जो है पैसा इनकम होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा। अब सरकार क्या करे, उसको कोई खरीदना भी तो चाहिए ना। मान लिया अगर हम बेचते भी हैं तो खरीदने के लिए तो कोई तैयार होना चाहिए, और कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा तो पहले देखेगा सारी चीजों को क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सरकार ने 2 चीजों की बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे इंटरव्यू पैनल में आपसे ये चीजें पूछी जाती है कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है। सरकार से देखो क्या होता है कि अभी किसान आंदोलन की बात करें, किसान आंदोलन में बहुत सारे लोग जाके खड़े हो जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि भाई किसान आंदोलन क्या है, ये कानून कृषि कानून क्या है, एग्रीकल्चर लॉस क्या है, ठीक है, फार्म्स लॉस क्या है, बता नहीं पाते लोग, और सिर्फ वो आंदोलन करते। इवन मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे भी उस पर स्पीच देते हैं आज के समय छोटे बच्चे, वो कह सकते हैं कि मोदी जी को कुछ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, और लोगों को ये फील होता है यार कितना नॉलेज है छोटे बच्चे को, रटी रटाई बातें होती हैं, राइट? उन चीजों को जान के उनको ये फील होता है, लेकिन इंटरनली या उसमें डेप्थ में नॉलेज उनको नहीं होती है। लेकिन आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उसका सब पता होना चाहिए कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सरकार के डिसीजन सही है गलत है। आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे। मान लिया आपसे इंटरव्यू पैनल में पूछा उन्होंने कि आप मुझे बताइए मोदी सरकार अच्छी है, राइट? आपके लिए क्या है, आपको क्या लगता है, आप उसके फेवर में अगेंस्ट में है, तो आप क्या बोलोगे? मैं जनरली ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या बोलोगे आप? न्यूट्रल। जो आदमी न्यूट्रल रहता है नहीं होता है, ध्यान रखिए। न्यूट्रल तो होना ही नहीं है, हमें एक्टिव रहना है। जब एक्टिव रहेंगे तभी तो हमारी पहचान बढ़ेगी। अगर हम न्यूट्रल है तो फिर कोई पूछेगा भी नहीं हमको, कोई नहीं पूछेगा, न्यूट्रल है हम तो ये डिसएडवांटेज है जो आप न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। अगली बात बताइए, क्या बोलेंगे आप? ये हम बताएं, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बता पा रहे तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। सर वॉइस कट हो गया था। आपको ये पूछ रहा हूँ बेटा सिद्धार्थ कि आप मोदी जी के फेवर में हैं या फिर अगेंस्ट में हैं, मतलब सरकार के कामों से आप खुश हैं या नहीं हैं, वो पूछना चाह रहा हूँ मैं। पर्सनल मोदी जी की बात नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कोई पर्सनैलिटी को लेके बात नहीं कर रहे हैं। सर कुछ कामों से खुश है, कुछ कामों से खुश नहीं है। खुश नहीं है, सही बात है। चलिए, तो हमको क्या करना है, हमको ये बताना है, कभी भी हमें किसी पार्टी के फेवर नहीं करना है। वो ये जज करना चाहेंगे तो हमको सीधी बात करनी है कि देखो मोदी जी ने ये डिसीजंस लिए हैं जो काफी अच्छे रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी काफी अच्छी रही है, कोविड वैक्सीन के समय हम लोग काफी अच्छे, हमने पूरी दुनिया में नाम किया है। आज हम लोग जो है किस तरीके से जो है एक इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा एफडीआई अच्छा आ रहा है, फॉरेक्स रिजर्व अच्छा आ रहा है, ये सब चीजें आप बता सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा इस फ्रंट पे हम लोग ऐसा बोलना है, इस फ्रंट पे टेररिज्म के फ्रंट पे या फिर पता चला चाइना के फ्रंट पे हम लोग थोड़ा फेलियर रहा है हमारा, राइट? यूएस और रशिया को बैलेंस हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बोल के खिसक लेना आपको। तो इससे क्या हो गया, इससे ना तो आपने ये जवाब दिया कि अच्छे हैं और ना आपने ये जवाब दिया कि बुरी सरकार है, आपने तो ये कहा जो है। तो ये सब चीजें हम जो पढ़ते जाते हैं, ये सब चीजों को पढ़ने के साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ ये हमें ये ज्ञान मिल गया, नॉलेज मिल गया, हमने रट लिया और हमने एग्जाम में जाके लिख दिया, ऐसा नहीं होता। हमें अंडरस्टैंडिंग करना है कि भाई सरकार एयर इंडिया है, बीपीसीएल है, ठीक है। ऐसे अभी आप देखोगे आईडीबीआई बैंक है, अभी आप एलआईसी की बात कर लो, तो सरकार इसमें ये कोशिश कर रही है, ध्यान से सुनो, मैंने जो अंडरलाइन किया है उस अंडरलाइन में आपके सबको नाम ध्यान रखना है। जैसे आईडीबीआई है, जैसे पवन हंस है, जैसे नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड है, जैसे बीपीसीएल है, जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये सबके नाम थोड़ा ध्यान रखें। तो सरकार ने 2 काम किए हैं। क्या? सरकार को, जहां गवर्नमेंट को ये फील हो रहा है कि भाई ये बिल्कुल किसमें जा रहा है, डेफिसिट में जा रहा है, घाटे में जा रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट वहां पे क्या कर रही है, गवर्नमेंट उसको बेच दे रही है। कुछ बात समझ में आई आप? यस सर। मानिए आपके घर में ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पड़ी हुई हैं, कबाड़ है, तो आप क्या करें, ठीक है यार बेच देते, कुछ तो पैसा ही मिल जाएगा, उससे अच्छा रहेगा।
रद्दी बेच देते हैं ना आप, रद्दी बेचते होंगे, रद्दी क्यों बेचते हैं आप बताइए? पड़े पड़े सर उससे दोनों कबाड़ा तरफ हो से जाता है। हमारा ही प्रॉफिट है। आपका ही प्रॉफिट है। रद्दी आप घर में सजा के भी रख सकते हैं, बट नहीं रखते ना। तो वैसा ही है, सरकार ये चाहती है कि भाई जो चीज हमें लग रहा है हमारे पास घाटा है, हमें दिक्कत हो रही है, राइट, वो हम सेल कर देते हैं। तो सरकार का टारगेट यहाँ पे। और कुछ का क्या कर रही है सरकार? डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। ये नाम थोड़ा ध्यान रखें। और डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके लिए। अच्छा, अब एक और बात है, अब वो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा वो सरकार का खर्च करेगी, ये सोचने वाली बात है। मान लिया डिसइन्वेस्टमेंट किया तो सरकार को कुछ तो पैसा मिलेगा। तो सरकार क्या सोच रही है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सरकार को 175,000 करोड़ रुपीस मिले। इतना करोड़ रुपए का एस्टिमेट है कि भाई इतना पैसा हमको डिसइन्वेस्टमेंट से मिल जाएगा। ठीक है, अब सरकार इसको सोशल सेक्टर के लिए खर्च करती है, हेल्थ सेक्टर के लिए खर्च करती है, इस सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है हमारी वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ चल रही है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन उसमें इंक्लूड है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो एग्रीकल्चर के बारे में लोग बहुत बात कर चुके हैं। एग्रीकल्चर में जो कह सकते हैं कि जो योजनाएं हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं और ये आपको लिखाई भी चुकी हैं, तो इसलिए हम उसको फिर से रिपीट नहीं करना चाहेंगे। हाँ, एक चीज हमें जरूर ध्यान रखनी है कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ग्रामीण विकास कोष है गाँव के लिए, वो 30,000 से बढ़ा के जो है 40,000 करोड़ कर दिया है। 30,000 से 40,000 करोड़ कर दिया है। ये चीजें कभी कभी यूपीपीएससी के एग्जाम में क्रैक करने के लिए पूछ लेते कि कितना है, तो आप बार बार पढ़ोगे, आपको ये चीजें याद हो जाती है, ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। अब नहीं भी करोगे तो भी याद हो जाएगी। ठीक है, कि 30,000 से 40,000 कर दिया है। अभी स्वामित्व योजना है, देखो स्वामित्व योजना बहुत चर्चा में रही, पंचायती राज के समय पर चर्चा में आपको रही होगी कि गांव के जो लोग हैं उनको क्या दिया गया, उनको सर्टिफिकेट दिए गए, उनको मतलब मालिकाना हक दिया गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि एक नाबार्ड जो है, नाबार्ड, राइट, नाबार्ड जो है उसके अंडर में आपको पता है कि कह सकते हैं कृषि सिंचाई योजना है, कृषि सिंचाई स्कीम है, इरिगेशन जो स्कीम है, उसमें माइक्रो इरिगेशन जो फंड है उसको डबल कर दिया गया। सरकार ने इस बजट में माइक्रो इरिगेशन जो फंड है उसको डबल कर दिया। अब आप बोलोगे सर डबल कर दिया तो कितना कर दिया, क्योंकि पहले जो था वो 5,000 करोड़ था और अभी जो हो गया वो 10,000 करोड़, जो डबल कर दिया है। एक सबसे खास बात है, ये बात तो हम कई बार आपसे रिपीट कर चुके हैं, बार बार रिपीट करके अच्छा ही होगा आपका। तो ऑपरेशन ग्रीन में टॉप तो थे, टमाटो ऑनियन पोटैटो तो थे, साथ में 22 प्रोड्यूस को और शामिल कर दिया गया है, ये अच्छी बात है। उसके बाद ईनेम में मैंने आपको बताया था, ईनेम में जो टोटल मंडी है वो क्या किया गया, ईनेम में जो टोटल मंडी है वो 1000 जोड़ने का सरकार का जो है टारगेट है। अगली बात मैंने बताया कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, जो मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या किया जाएगा, उसमें जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे ज्यादा क्या किया जाएगा कि जो एपीएमसी मंडीज हैं उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे क्या किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी एक खास बात है जो मैंने आपको बताई। इस बार आप देखेंगे कि सरकार जो है, क्योंकि सरकार का टारगेट ये है कि जो ब्लू रेवोल्यूशन है, राइट, नीली क्रांति है, नीली क्रांति का मतलब क्या होता है, जो नीली क्रांति है सरकार उसकी तरफ फोकस कर रही है। और जो सरकार उसकी तरफ फोकस कर रही है ब्लू रेवोल्यूशन की तरफ, तो उसमें एक सबसे खास बात यह है कि मछली से एक तो हमें रोजगार भी मिलेगा, हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, दूसरा हमारा जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो भी मजबूत होगी, किसानों की आय जो है वो मजबूत होगी, बढ़ेगी, क्योंकि सरकार का टारगेट है। तो सरकार जो मछली पालन पे जो है, फिशरीज पे सरकार बहुत फोकस कर रही है। इसलिए आपको मैंने लिखाया भी था, आपको पता भी होगा कि वो जो 5 सेंटर है वो आपसे पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि कोई भी अगर आप स्टेट सर्विसेज का एग्जाम देंगे तो निश्चित रूप से उसमें पूछा जाएगा, और आईएएस में पूछ लेंगे तो कोई बुराई भी नहीं ऐसा क्वेश्चन। तो कौन कौन से सेंटर है वो मछली पकड़ने के लिए जो बनाए हैं उन्होंने, कोची है, कोचीन के अलावा फिर क्या है, चेन्नई है, चेन्नई के बाद विशाखापट्टनम है, फिर विशाखापट्टनम के बाद पारादीप है, और पारादीप के बाद पेटुआ घाट है। तो ये 5 जो है वो सेंटर जो है सरकार ब्लू रेवोल्यूशन पे सरकार फोकस कर रही है। और साथ साथ में सरकार जो है मैंने आपको बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट है
वो अभी ह्यूमन कैपिटल को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब आप बोलेंगे सर ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, मैं आपको बता चुका। ह्यूमन कैपिटल का मतलब सिद्धार्थ को मैंने बताया था आपको उस दिन, एक्सप्लेनेशन आपने सुना होगा, ठीक है। Yes, sir. तो हाँ। हाँ, ह्यूमन कैपिटल को मजबूत करने की बात हम लोगों ने जो है की है। तो ह्यूमन कैपिटल में हमने क्या किया है कि अब जो हमारे यहाँ एजुकेशन है, देखो अब हमारी एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, ठीक है। अभी आपने देखा कि जनरली आपने देखा होगा कि आप 12th तक पढ़ते हैं, फिर 12th के बाद जो है आप क्या करते हैं, 12th के बाद आपको कोई बताता है कि इंजीनियर बन जाओ आप, तो आपको लगता है देखो सबसे जो अट्रैक्टिव वो है वो इंजीनियर है। मतलब अब थोड़ा जमाना बदल चुका है, लेकिन हाँ पहले समय में थोड़ा सा पहले जाएंगे तो इंजीनियर टॉप क्लास लोग माने जाते हैं। मतलब इंजीनियर मतलब बहुत बड़ी बात हो, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर। किसी बच्चे से पूछो आपको क्या बनना है, इंजीनियर डॉक्टर, राइट। फिर इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद फिर बच्चा क्या बोलता है, अब मुझे आईएएस बनना है, ठीक है, अब मुझे आईएएस बनना है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप आईएएस बनेंगे तो फिर आपको बोला जाता है कि 6 से लेके 12 तक की किताबें पढ़ो, वो फिर से पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, सारी चीजें पढ़ो। तो भाई बचपन में नहीं पढ़ी थी क्या, आप कॉपी करके पास हुए क्या, वो मुझे बताओ। तो कहीं ना कहीं ये मान के चला जाता है कि हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का, राइट, वो रॉ मटेरियल तैयार करता है। रॉ मटेरियल जानते हो आप, रॉ मटेरियल जानते हो क्या होता है, कच्चा माल। Yes, sir. मतलब जो काम का नहीं होता। आप पक्का माल कब बन रहे हैं, पक्का माल आप तब बन रहे हैं जब आपके हाथ में डिग्री आ जाती है। फिर आप सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। जब आपके हाथ में डिग्री आ जाती है, कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, फिर आपको जब थोड़ा सा या तो घर वाले अवेयरनेस हो उनको या फिर आपको हो, फिर आप सोचते हैं कि हाँ आप आईएएस की तैयारी करिए। तब एग्जैक्ट फिर आप क्या पढ़ना है, कैसे काम करना है, फिर आप समझते हैं। यही एजुकेशन सिस्टम अगर आप पहले से अच्छा होता तो फिर आप ना तो निर्भया जैसे केस होते, ना तो कहीं चोरी होती, ना तो कहीं दंगे होते। आप समझ रहे हैं इस बात को, बोलो। और ना ही हम अपने माँ बाप को किसी आश्रम में छोड़ के आते। कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है। यूपीएससी में एक निबंध आया था, मालूम है, यूपीएससी में कैसे आया था कि आज की जो शिक्षा है वो शैतान बनाने जैसी है। आज की जो एजुकेशन है वो शैतान बनाने जैसी है, ऐसा कुछ निबंध था आईएएस के पेपर। तो आपको क्या फील होता है? अभी देखो, अभी यूपीएससी में एथिक्स का पेपर अभी आया, पहले नहीं था। आप कहीं भी पढ़ोगे एथिक्स आपको नहीं पढ़ाया जाता, क्या सही और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही और क्या गलत है, बताओ। बताया किसी ने आज तक आपको? हाँ, आपके मदर ने जरूर बताया होगा, बोलो बेटा। Yes, sir. आपके Yes, मदर sir. फादर समझाते होंगे बेटा ऐसा मत करना, ऐसा। तो ये प्राइमरी एजुकेशन है। देखो आप, माता पिता, काश हमारे स्कूल में भी ऐसा ही होता। ऐसा नहीं कि सारे स्कूल बेकार होते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है आपको सिर्फ डिग्री दे दी जाती है। आप एमबीए करते हैं ना, एमबीए आपने से किसी ने किया है? एमबीए किसी ने किया? मैं जल्दी अपने पॉइंट पे आऊंगा, सिर्फ मुझे बता दो, एमबीए किया किसी ने? आपने नहीं No, किया? sir. हाँ, एमबीए में मतलब ये होता है कि आपको बिजनेस सिखाना है, पैसे कैसे कमाने। एमबीए का मतलब यही होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पैसा कैसे कमाया जाए। और उसमें एथिक्स नहीं सिखाई जाती। देखो आप, अगर एथिक्स सिखाई जाते हैं तो दाल में लोग पत्थर नहीं मिलाते, नकली दूध नहीं बनाते। तो इसलिए मोदी जी, अभी मैं मोदी जी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो सरकार है, इस सरकार ने क्या किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लेके आए उसमें उन्होंने क्या कहा कि 15,000 15,000 जो स्कूल है, 15,000, राइट, वहां पे हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। इससे क्या समझ में आ रहा है मालूम आपको? इससे ये समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि पहले क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी। आपको आया समझ में? आप कभी अगर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े होंगे तो वहां टीचर एक बड़ा सा मोटा सा बेंत रखता है, जैसे डंडा, राइट। अब तो नहीं है, अब तो नहीं है, लेकिन हम जब पढ़ते थे बचपन में तो शायद मोटा सा डंडा रखा जाता था और वो सीधे हाथ पे पीटा जाता। वो कितनी तेज लगता है वो नहीं पता, लेकिन हाँ, और उस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम था।
बोलो, एग्री है आप लोग? हाँ यस सर। तो हमारा जो एजुकेशन Yes, सिस्टम sir. है अभी क्या फोकस कर रहा है? अभी बताओ, बजट में क्या चेंजेस किए गए? बजट में ये चेंजेस हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पे? 15,000, मोर देन 15,000। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा। और सरकार ने ये भी बोला है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे 750 जो रेसिडेंशियल कॉलेज हैं, जिसको हम एकलव्य मॉडल स्कूल कहते हैं, वो स्टार्ट होंगे। ये भी सरकार ने बोला है। अब आप बोलोगे सर ये पूछा जाएगा क्या? हम सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ के करेंगे क्या? क्योंकि अगर मान लिया उन्होंने पूछा कि बताइए शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहा है, आपको तुरंत ध्यान होगा, हाँ सर ने उधर बताया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें 15,000 स्कूल की बात की गई थी। अच्छा, वो ट्राइबल के लिए भी बात की गई थी। कुछ बात समझ में आ रही है? वो प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा कि हाँ कितने स्कूल खोले गए, नहीं, ऐसे चीजें नहीं बनती हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर आप बोलो बेटा। सर ट्राइबल वाला पॉइंट फिर से बोलो ना। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, एक सेकंड बेटा है, पूछे। सर ट्राइबल वाला पॉइंट फिर से एक बार रिपीट करो ना। ठीक है बेटा, जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे रेसिडेंशियल स्कूल ओपन हो रहे हैं कि उनके बच्चे वहां पर रहेंगे और वहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? यस सर, थैंक यू। उसके बाद सरकार ने भी क्या कोशिश की है कि देखो हम लोग जो है कह सकते हैं राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान की बात की गई। तो ये क्या होता है राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान? का मतलब होता है कि सरकार जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एस्टैब्लिश कर रही है। सरकार ने अनाउंस किया है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं फिर से बता रहा हूं, सरकार इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है। जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे कुछ चीजों पे बहुत फोकस किया जाता है। हेल्थ, एजुकेशन, मैनर, बहुत सारी चीजों फोकस किया जाता है। अभी देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, आप किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास जाओ और उसको बोलो भाई सर में दर्द हो रहा है, वो आपको तुरंत दे देगा। क्या देगा? बोलो। पेन किलर या फिर कुछ जैसे एक मेडिसिन देगा। अच्छा, आपसे कहीं बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे वो पहले डॉक्टर का वो दिखाइए, उसके बाद हम आपको देंगे? नहीं सर। नहीं। लेकिन अमेरिका में ऐसा है, यूएस में है, लेकिन सिंगापुर में है, वहां आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो लोग रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन पे बहुत खर्चा करते हैं, बहुत बहुत पैसा खर्च करते हैं। हम लोग नहीं कर पाते उतना। अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी हम लोगों को कोरोना का डर लग गया, इसलिए हमने 137%, मतलब सोचो 100 गुना नहीं, मतलब 100 नहीं, 137% बजट इंक्रीज किया है। कोरोना को झेला, देखा, समझा। क्योंकि एक समय तो ऐसा था जब लोगों को, आपने देखा होगा कि बीच में लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, कितना प्रॉब्लम हो गया था। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है? उतना अच्छा नहीं। तो सरकार क्या फोकस कर रही है? सरकार ने बजट में ये अनाउंस किया है कि हम, वैसे तो ये बजट जो स्पीच में उन्होंने जो अनाउंस किया था, ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की। आया समझ में आपको? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और ये नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए जो है क्या किया जाएगा? 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए सरकार ने एलोकेट किए, 50,000 करोड़। अब ये 50,000 करोड़ क्या काम करेंगे? 50,000 करोड़ से फायदा ये होगा कि हमारी प्रायोरिटीज क्या होंगी, हमारा जो रिसर्च इकोसिस्टम है वो स्ट्रेंथन होगा, हमारा जो रिसर्च इकोसिस्टम है वो स्ट्रेंथन होगा। तो एनआरएफ का क्या ऑब्जेक्ट है? नेक्स्ट 5 ईयर में क्या होगा? क्या मुझे बता पाएंगे? क्या ये सरकार रिसर्च पे फोकस कर रही है? हाँ डेवलपमेंट। एनआरएफ है, कितना पैसा दिया? 50,000 करोड़। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सरकार
मैंने आपको पहले बताया, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सरकार जो है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। बेटा इस पे ध्यान देना है। अब आपको अगर आपको पूछेंगे वो कि बताइए भाई मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम जो है गवर्नेंस में क्या उन्होंने ऐसा किया है, तो आपको यही बताना पड़ेगा कि देखो इस बार की जो कह सकते हैं जो जनगणना है, राइट, जो सेंसस होता है वो फर्स्ट डिजिटल सेंसस हो सकता है, तो ये एक अच्छी बात है, डिजिटल सेंसस होगा। और अगली बात ये कि जैसे मैंने आपको बताया ट्रिब्यूनल्स में रिफॉर्म्स की बात की गई है, ये भी खास बात है क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि केस जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, सनी देओल का डायलॉग है कि वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये जो है इस चीज को कम से कम जो है मैक्सिमम गवर्नेंस जब होता है तो ये सब चीजें जो है जल्दी से जल्दी होने लगती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सबसे खास बात ये है जो हमें ध्यान में रखनी है एग्जाम के लिए, वो एक मैं आपको वैसे फिस्कल पॉलिसी पढ़ाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में आपको डिस्कस नहीं करूंगा, बट एक एक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, और आपके लिए भी। बट यहाँ पे समझ लो आप खाली क्या है, ये है FRBM एक्ट। ठीक है, FRBM जो एक्ट है ये बोलता है कि आप का जो फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, फिजिकल डेफिसिट को क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है मैं आपको इकोनॉमी में भी पढ़ाऊंगा, तो राजकोषीय घाटा कितना होना चाहिए, 31। ठीक है, 31 जो है, 31 नहीं होगा, 3.1 होगा, ये 3.1 होगा ये। तो इसमें हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्या होना चाहिए, वो जो है एक टारगेट दिया गया है कि वो टारगेट तक जो है आपको अपना फिजिकल डेफिसिट लाना है। मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल आपका एक्सपेंडिचर जो है हर महीने जो है वो जाता है, मान लिया आप 30,000 खर्च करते हैं मान लिया हर महीने, राइट, अपने इनकम का मान लिया आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, 30,000 खर्चा करते हैं, चलेगा, लेकिन आप 30,000 खर्चा करते हैं, 30,000 ही कमाते हैं, राइट, तो फिर आपके पास सेविंग नहीं होगा, राइट। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके एक्सपेंडिचर के लिए और जगह से कहीं से पैसे लेने पड़े, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जाएगा। तो फिजिकल डेफिसिट जो सरकार का बढ़ रहा है, घाटा जो बढ़ रहा है, वो सरकार बोल रही है कि आप उसको कम करो। ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। उसके लिए कौन सा एक्ट लाया गया, FRBM एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। FRBM एक्ट में आपको फिजिकल पॉलिसी में समझाने वाला। 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा है, 15 फाइनेंस कमीशन ने ये कहा है कि वर्टिकल जो है, 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा है कि जो वर्टिकल है वो 41% स्टेट को ट्रांसफर कर दो। ये मैंने आपको बताया। ये रिकमेंडेशन किसने दी है, ये रिकमेंडेशन किसने दी है, 15 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसरो जो है, राइट, एक है द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसरो के द्वारा जो है क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। क्या लॉन्च किया जाएगा मालूम है, एक सैटेलाइट, उस सैटेलाइट का नाम है अमेजोनिया। अमेजोनिया जो है सैटेलाइट है, कहाँ की, ब्राजील। तो ये इंडिया जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करेगा, राइट, PSLV CS51 से। देखो सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात ये है कि इसरो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है स्पेस के फील्ड में, मतलब सोचने वाली बात कि एक जो पिक्चर बनती है, उस पिक्चर बनने के बजट से कम बजट में हमने अपना मंगलयान भेजा है इसरो ने, और पहली बार में हम सक्सेस हो गए। ये कितनी अच्छी बात है, इसरो का नाम है। अब जो इसरो है वो क्या करेगा मालूम है, इसरो जो है वो
देश को पैसा कमा के भी देगा। एक तो हम क्या कर रहे हैं, सरकार से पैसा मांग रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं। हमें भाई गगनयान बनाना है, हमें चंद्रयान 3 बनाना है, हमें आदित्य मिशन बनाना है, तो सरकार को पैसे भी तो एलोकेट करने पड़ेंगे। पैसा लगता है उसके लिए कि नहीं? लेकिन इसरो क्या कर रहे हैं, इसरो साथ में पैसे भी कमा रहा है। और इसरो ने नाम भी किया है, अभी आपको पता होगा, एक सैटेलाइट है जिसका नाम सार्क सैटेलाइट है। सार्क तो हमारे पड़ोसी देशों के लिए और हमारे लिए भी है, पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं किया गया। और हमने, हमारी अभी योजना है, अगर आपको शायद को पता होगा, आप सब लोगों को, एक गगनयान मिशन है। आप लोगों को पता होगा, नाम सुना होगा आपने जरूर, गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ ये शेड्यूल्ड है दिसंबर 2021 में, अभी तक का जो स्टेटस दिखा रहा है। और ये गगनयान मिशन में क्या होगा कि हमारे कह सकते हैं कि इसके लिए हम रशिया की मदद ले रहे हैं, हमारे यहाँ के कुछ लोग वहां पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो कि हम स्पेस के फील्ड में इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें तो आपको याद हो गई होंगी बजट में जो मैंने आप लोगों को बताया। एक योजना है, वो योजना है जो है, आपको पता होगा, विवाद से विश्वास। एक योजना है विवाद से विश्वास। तो जो विवाद से विश्वास जो योजना है वो क्यों है, वो किस लिए है? तो बेटा विवाद से विश्वास मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वहां हाईलाइट किया हुआ है, वो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब टैक्स सेटलमेंट के लिए है, आप एक बार देख लेना। और इस बार सरकार ने क्या किया है, एक नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसको सेटअप करने की बात की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सरकार के क्या स्टेप्स लिए गए इस डायरेक्शन में, टैक्सेशन के सिस्टम, कौन से टैक्सेशन के लिए क्या योजना आई है, राइट? अभी देखो, मान लिया आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको ऑफिसर का फोन आता है आज, या फिर पुराने 90 के दशक में आता था। ठीक है, अच्छा स्वीट है ये, इसमें क्या मिलाते हो, आलू मिलाते हो, चलो तुम्हारा चालान करते हैं, तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। तो ये जो इंस्पेक्टर राज था 1990 से पहले था, और इंस्पेक्टर राज में होता क्या था, लोग बहुत परेशान रहते थे। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। तो अभी जो इनकम टैक्स का जो कह सकते हैं जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। सारे डिस्प्यूट जो हैं वो क्या होंगे, ऑनलाइन जो है सेटलमेंट उनका हो जाएगा। काफी अच्छी बात। तो आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, विवाद से विश्वास क्या स्कीम है, किससे रिलेटेड है? ठीक है, और एक मतलब इसको अगर हम कहेंगे तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट विद कॉन्फिडेंस। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कॉन्फ्लिक्ट विद कॉन्फिडेंस। ऐसा करके दिया है, मैंने अंडरलाइन किया है, तो आप उसको वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। और हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं आपको बताऊं, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 चीजों को फोकस किया गया है। एक तो कह सकते हैं ट्रीटमेंट पे फोकस किया गया है, रिफॉर्म्स पे फोकस किया गया है, और बाकी सब चीजें तो मुझे लगता है कि मैं बजट में वो सारी चीजें आपको बता चुका हूं जो आपके लिए जरूरी है। सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इसमें कुछ फ्रैट कॉरिडोर है। फ्रैट कॉरिडोर समझते हो? भाड़ा, मतलब जो चीजें फ्रैट कॉरिडोर, सामान जो जाता है, लॉजिस्टिक जाता है इधर से उधर, तो वो चीजें हैं। एक देख लेना आप कि जो डेडिकेटेड फ्रैट कॉरिडोर है, एक खड़गपुर से विजयवाड़ा है। खड़गपुर से विजयवाड़ा का मतलब, इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट कॉरिडोर। एक भुसावल से खड़गपुर है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर। एक इटारसी से विजयवाड़ा तक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये एग्जाम में आ सकता है, दैट्स व्हाई मैंने हाईलाइट किया है। तो इसको देख लेना, मतलब ये चीज आप ध्यान रखना कि कोई चीज आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस बार के एग्जाम में एक मिशन स्टार्ट किया गया इस बार के बजट में,
इस बार के बजट में एक मिशन स्टार्ट किया गया है 2021-22 में, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। आप लोगों को पता होगा, काफी महत्वपूर्ण है। क्या है मिशन? सरकार ये चाहती है, देखो हम लोग ये चाहते हैं, देखो लगातार हर दिन मैं तो रिपोर्ट पढ़ता हूँ, 2021 में आप देखो आग लगने की घटनाएं कितनी हो रही है। टर्की में सुना होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया में एक बार आग लग गई थी, देखो कितने जंगल में, कितने वहां की बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई, कितने एनिमल्स मर गए ऑस्ट्रेलिया में। क्या आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी एक बार? जी सर। टर्की में लगी, अमेरिका में लगी, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में, यूरोप में प्रॉब्लम आ गया। तो ये जो अभी ये जो चीजें चल रही हैं, ड्रॉप चल रहा है मेडागास्कर में, चीजें हॉरिबल हो रही हैं, आप समझ लो इस बात को, बहुत ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में अच्छा हो क्यों रहा है? आप देखो कभी भी जब आप कभी जाते हैं, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आप बॉम्बे में ट्रैफिक वगैरह में जाते हैं जहाँ पे बहुत गाड़ियां चल रही हैं, तो आपको देखो खांसी होने लगती है, बोलो Yes. बहुत प्रॉब्लम होती है कभी कभी, बहुत ज्यादा, इतना पॉल्यूशन होता है। और कभी नोट करना है, जैसे आप पूरे दिन घूम रहे हैं तो शाम को क्या करना है, एक टॉवेल लेना है और थोड़ा सा व्हाइट, और उसको ऐसे करके देखना है, आपको पूरा ब्लैक मिलेगा, पूरा ब्लैक मिलेगा। सोचो आपके लंग्स में जाता होगा। अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो क्या होगा? इसलिए बजट में क्या किया, सोच लिया उन्होंने, इसलिए मैं सारा बैकग्राउंड बना रहा था। क्या सोच लिया इन्होंने? कहा है कि हम एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन चलाएंगे। क्या होता है ये हाइड्रोजन एनर्जी मिशन? तो हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का मतलब होता है हम लोग हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ भी आगे बढ़, मतलब फ्यूचर में हम एक ऐसे फ्यूल की तलाश में हैं जो ग्रीन फ्यूल हो, जिसमें पॉल्यूशन ना हो। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो नेशनल हाइड्रोजन जो मिशन जो हमने चलाया है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या समझ में आया आपको? क्या ऑब्जेक्टिव कि हम लोग तलाश में, हाँ एक ऐसे एनर्जी की तलाश में, कैसे ऊर्जा की तलाश में हो जिसमें कि आपका पॉल्यूशन ना हो, प्रदूषण ना हो। अच्छा, इसमें गल्फ कंट्रीज बहुत आगे हैं, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, ऐसे 3-4 कंट्री बहुत आगे हैं इसमें, इस मिशन की तरफ। भाई फ्यूचर में तो तेल खत्म होने वाला है ना, क्यों? तो भविष्य की नहीं सोचेंगे तो चलेगा कैसे काम? तो भारत सरकार भी इन देशों के साथ में काफी कह सकते हैं कि अपने कॉपरेशन कर रही है, एग्रीमेंट कर रही है। बीच बीच में जब भी हम कोई विजिट करते हैं तो इसके बारे में जरूर बात करते हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्ट ये है कि हम जो है फ्यूल ऐसा चाहते हैं जो कि ग्रीन फ्यूल हो। अब थोड़ा हाइड्रोजन मिशन हमको करंट अफेयर्स में पढ़ना पड़ेगा, ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, मैंने शायद करंट अफेयर्स में आपको भेजा भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा इसको ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मिशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। इसमें बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं आपको। उसके बाद हम देखेंगे क्या आपने सुना है कि डीप ओशन मिशन, ऐसा सुना है कभी आपने? डीप ओशन मिशन, गहरे सागर मिशन, गहरा सागर मिशन, यस सर। लेक्चर में। बहुत इम्पोर्टेंट, यस सर। बहुत इम्पोर्टेंट। क्या है ये? तो अगर आप देखोगे डीप ओशन मिशन के बारे में, तो जो हमारे यहाँ डीप ओशन नाम ही से है, तो मैंने आपको क्या बताया, बहुत सारी चीजें नाम से समझ में आ जाती है। डीप का मतलब क्या होता है, गहरा। ओशन का मतलब क्या होता है, महासागर। ठीक है, मिशन का मतलब क्या होता है, कोई उद्देश्य, ऑब्जेक्ट है। इसके लिए हमने जो मिशन चलाया है, उसकी सबसे खास बात है कि हम अगले 5 सालों में इसके लिए 4,000 करोड़ रुपीस हमने दिए। 4,000 करोड़ रुपीस, 4,000 करोड़। ये अमाउंट ध्यान रखना है आप, ये अमाउंट आपको ध्यान में रखना है कि हमने 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए, बजट में प्रोविजन किया, एलोकेट किए।
अच्छा, क्या ऑब्जेक्ट होगा इसका? इसका ऑब्जेक्ट ये होगा कि जो गहरा सागर है उसमें हम संसाधन को तलाशेंगे, सर्च करेंगे कहां पे क्या है, क्योंकि हम ब्लू इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं ना। हमारे संसाधन जो हैं अब तो समुद्र में है, जो कुछ है समुद्र की तरफ बढ़ेंगे। ऑयल है, नेचुरल गैस होगी, राइट, नेचुरल जो भी रिसोर्सेज है वहां है, फिशरीज है, टूरिज्म भी है, आइलैंड्स होते हैं, टूरिज्म होता है। तो ये हम लोग जो है फोकस ये कर रहे हैं कि अगले 5 साल में हम लोग संसाधन को देखेंगे, उनकी तलाश करेंगे, उनकी खोज करेंगे और बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व करेंगे अगले 5 साल में। इतनी सी बात अगर आपने ध्यान में रखी तो मुझे लगता है आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि साहब मुझे तो चाइना से कुछ पैसा उधार ले लो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती विदाउट यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन के। क्या बात समझ में आई आपको? इसमें यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। मैं 15 फाइनेंस कमीशन की थोड़ी बात कर लूं। ये 15 फाइनेंस कमीशन में जाके लिख देना, उधर भी लिख देना कल वाले नोट्स में। 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि 2021 और 22 में स्टेट को आप जो उनका जो जीडीपी होता है, स्टेट जो जीडीपी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएसडीपी, स्टेट जीडीपी को हम क्या बोलते हैं, जीएसडीपी। तो जीएसडीपी का उनका जो जीएसडीपी है उसका 4% आप उनको क्या कर सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है 2021 और 22 के लिए। मैंने अंडरलाइन किया है, एक बार देख लेना। उन्होंने ये कहा है कि आप 2023 और 24 तक जो राज्य हैं जो खर्चा करते हैं वो अपना फिजिकल डेफिसिट, घाटा जो है वो कम करो, घाटा कम करो। ये 15 फाइनेंस कमीशन ने बोला है फिजिकल डेफिसिट कम करो। कितना कम करना है मैंने फिर बताया। जो स्टेट जीडीपी होती है जिसको हम जीएसडीपी कहते हैं, 3% की बात की है, इंपॉर्टेंट है 3%, कि 3% पर उसको लाना है, ये बात की है, काफी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई हमने तो बोल दिया आपको 4% आपको इतना ही मिल सकता है, आपको उधार इतना ही मिल सकता है 4%, लेकिन इसमें ये फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि हाँ कुछ कंडीशन के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कुछ कंडीशन के साथ आप 0.5% एक्स्ट्रा क्रेडिट दे सकते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे आप स्टेट के बारे में, इस फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला है क्रेडिट के बारे में, अबाउट द स्टेट क्रेडिट, अरे आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। पता नहीं कौन सी चीज आपको कहाँ पे काम आ जाए। तो ये फाइनेंस कमीशन 0.5 रिपीट करेंगे सर, आपकी आवाज ब्रेक हुई थी। 0.5 वो रिपीट करेंगे। हाँ, 0.5% जो है आप एक्स्ट्रा क्रेडिट ले सकते हैं, बट विथ सम टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो 15 फाइनेंस कमीशन है वो 15 फाइनेंस कमीशन में ये और कहा है कि 2023 और 24, 23 और 24, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेटा, ये 23 और 24 के लिए किसके लिए है, ये चीज पूछ ली जाती है यूपीपीसीएस में। पिछली बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, पिछली बार क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि वो अभी मैं बता रहा था, हाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसका टारगेट कौन से ईयर तक है। तो ऐसे कभी कभी आईएएस के एग्जाम में, मेंस में लिखने के लिए काम आता है आपके, तो इसलिए आप इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि मेंस में तो आपको लिखना पड़ेगा, वहां तो आप बच नहीं सकते हैं, और लिखोगे तो अच्छा ही रहेगा। अभी आपने बताया हाइड्रोजन मिशन है, आप हाइड्रोजन मिशन कौन से साल में स्टार्ट हुआ आपको ये नहीं पता है,
तो फिर फ्लॉप हो जाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि भाई कौन से बजट में बात की गई है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है स्टेट को कितना क्रेडिट मिलना चाहिए वो मैंने आपको बताया, और ये फाइनेंस कमीशन ने कहा है। और ये तो मैं आपको कल ही बता चुका हूँ कि 2021 और 26 के लिए। देखो एक चीज और बताऊं, एक सबसे खास बात है जो कल मैं आपको नहीं बता पाया। फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। तो ये अपॉइंट है कितने के लिए? 21 और 26, बता कितने साल हो गए? 6 साल के लिए। 6 Six- साल के लिए। नहीं 5 years 5 years. 5 ईयर्स। 21 से 26 5 ईयर हो गए। लेकिन इसने 1 साल की रिपोर्ट एक्स्ट्रा दी, अलग से दी। आया कुछ समझ में आपको? तो ये कितना हो गया? 6 ईयर। ऐसे ध्यान रखना है। कई कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आज कुछ जगह क्वेश्चन देख रहा था, उसमें लिखा था फाइनेंशियल रिपोर्ट जो दी है वो किसके लिए दी, तो उसमें ऑप्शन था 2020 और 25। तो क्वेश्चन बनाने वाली गलती कर देते हैं, जब उसमें ऑप्शन होना चाहिए 2021-26। तो ध्यान रखना है 6 साल है, और ये एक्सेप्शन है, ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि 5 साल लिखा है उसमें। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फाइनेंस कमीशन ने कहा देखो ये लड़का अभी अभी अलग हुआ है। कौन? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो आप क्या करो कि जो इनको पैसा अलग से दे दो 1%। अच्छी बात है, ये भी रिकमेंडेशन दिया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो। भारत में बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, इंडिया में बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, आपसे कोई पूछता है, आप बोलोगे सर हम कैसे बताएं? ये कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। आई मान लिया कोई आदमी पता चला बिजनेस लगाने के लिए आया किसी स्टेट में, पता चला उसका किडनैप हो गया, तो दोबारा आएगा क्या कभी? क्या मान लिया, देखो पहली चीज किससे जुड़ी हुई? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए कि सर फ्लाइट से उतरे पता चला कि 5 स्टार होटल में जाके रुके उधर। बिजनेसमैन को लगेगा कि कहीं किधर तो हम आए हैं, नहीं तो क्यों आएगा? अगर उसको कोई किडनैप करने का डर होगा तो क्यों आएगा? नहीं आएगा। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई होनी चाहिए टाइम पे, बराबर होनी चाहिए। पता चला लाइट चली गई, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते बेटा इसको। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा अच्छा होगा, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा राइट, तो इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा, तो इन्वेस्टमेंट एफडीआई आएगा। और जब हमारे यहाँ एफडीआई आएगा, अच्छा अब हमारे यहाँ पता चला टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट टैक्स भी तो लगाती है, गवर्नमेंट टैक्स भी तो लगाती है। और मान लिया टैक्स बहुत इम्पोज कर दिया, तो पता है क्या होगा? यहाँ के लोग बिजनेस यहाँ पे करेंगे ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है, पूरी दुनिया में भारत में कॉर्पोरेट टैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में, पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में सबसे कम है। मैंने अंडरलाइन किया वो, आप ध्यान रखें, कॉर्पोरेट टैक्स सबसे कम है। तो मैंने आपको बताया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा क्या होना चाहिए? इंप्रूवमेंट होना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स हमारा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और हम क्या करें? फेसलेस जो भी डिस्प्यूट है हमारे, वो क्या करें? कम हो। पहली बात, ये जो योजना उन्होंने निकाली है विवाद से विश्वास, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, और कई एग्जाम में मैंने देखा पूछी भी गई है पहले के जो अभी एग्जाम हुए हैं, और इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने आपको जनरली सारी चीजें बताई हैं। एक योजना और है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो काफी चर्चा में रही है। इस कोविड के दौरान तो काफी चर्चा में थी। इसमें लोगों को जो है कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए लोगों के अकाउंट पे डीबीटी के द्वारा। एक तो ये खास बात है गरीब कल्याण योजना में, और साथ साथ में लोगों को जो है फूड सप्लाई किया गया, एक ये खास बात है। उसका गैस के कनेक्शन फ्री में दिए गए, ये खास बात है। और उसके बाद जो है डीबीटी, ये आपको ये बता सकते हैं।
एक चीज और ध्यान रखना कि ये 2021 जो है इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर। कैसे? हम इस बार 2021 में 75 क्या बोलते हैं अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आपको मालूम होगा 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं भारत की आजादी के, इंडिपेंडेंस के। उसके बाद फिर आपका गोवा के जो है 60 साल पूरे हो चुके हैं, गोवा जब भारत में मिला, ये खास बात है। और 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, उसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। अभी जो जनगणना का जो टाइम आया है वो 8वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना, 8th सेंसस। और ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो भारत इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता किया है, ये आपको मालूम होगा। 13th ब्रिक्स समिट हुई थी। यस सर। चंद्रयान 3 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार हरिद्वार का कुंभ भी हुआ है 2021 में। तो ये सारी चीजें जो है एक ध्यान रखनी है आपको। और हमारा बजट जो है पूरा फोकस ये कर रहा है कि मतलब सरकार हमारी फोकस कर रही है किस चीज पे। अगर आपको कोई पूछता है कि सरकार का ध्यान किस तरफ है, आप बता सकते हैं कि हम लोग सुशासन की तरफ ध्यान दे रहे हैं सर। अरे सुशासन की तरफ कैसे ध्यान दे रहे हैं सर? वो फेसलेस जो है स्कीम सर, ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया जा रहा है। सरकार ने टारगेट किया क्या? मिनिमम जो है गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की जा रही है। फिर आप बता सकते हैं सर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, उज्ज्वला योजना की बात कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप किसकी बात करेंगे? आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ भारत योजना जो है वो उसकी बात करेंगे। फिर वुमेन्स के न्यूट्रिशन की बात करेंगे। फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, सबके समावेशी विकास की बात की जा रही है। तो आपसे पूछेंगे आप भाई इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो पहले से हो रहा है, वुमेन्स का भी हो रहा है, बच्चों का भी हो रहा है, हम तो कितना पहले से ही ध्यान दे रहे हैं। नहीं सर, इस बार माइग्रेंट्स वर्कर को भी फोकस किया गया सर। इस बार माइग्रेंट वर्कर के साथ साथ जो है इस बार फार्मर्स को भी फोकस किया। फार्मर को तो वैसे पहले से ही फोकस किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बार के बजट में या पिछले 2-3 साल से इन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है फार्मर्स पे, क्योंकि उनके किसानों की आय दुगनी करनी। और कहीं ना कहीं हम नेशन फर्स्ट की पहले बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस कर रहे हैं। आप देखेंगे जगह जगह मेट्रो बन रही है, जगह जगह हाईवेज बन रहे हैं, जगह जगह एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो अब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, हेल्दी इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। यूथ को हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, सभी के लिए हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। और 2022 में क्या मनाया जा रहा है? 2022 में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये तो सबसे खास बात है, 2022 में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इस तरीके से मैंने जो है आपको बजट के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। और एक चीज ध्यान रखना, कोविड के कारण क्या हो गया था? कोविड के कारण हमारी इकोनॉमी जो है एकदम पीछे माइनस में चली गई, माइनस। फिर हमने क्या किया? हमारी इकोनॉमिक सर्वे हमें कहता है कि हमने जो है वी शेप रिकवरी की। मतलब पहले हम नीचे गए और फिर हम ऐसे चले, वी शेप। इसको क्या बोलेंगे? वी। ठीक है, तो अभी मैं आपको नोट्स भेजता हूँ, एक टेस्ट कर ले थोड़ा क्वेश्चन। चलिए। यस सर। चलिए, यूनियन बजट प्रेजेंट कैसे किया गया है? क्या बेटा, पता चला ना आपको आंसर? यस सर। ठीक है, ये देखिए, चलिए तीसरे की बात करते हैं। ये देखिए, ये हमने वैसे अभी नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि मैं इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ाने वाला हूँ। इकोनॉमिक सर्वे में भी अंडरलाइन करके मैं आपको भेजने वाला हूँ और बस उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये चीजें आपको पकड़, इकोनॉमिक सर्वे को भी हमें पढ़ना है, तो इकोनॉमी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको पता चलेगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। तो देखो इसका आंसर ये है, ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और भी चीज अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगा। मैं कल भी आपको इसको समझा चुका था। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? घटता क्रम, घटता क्रम। तो सबसे ज्यादा कलेक्शन किससे हो रहा है? देखो जीएसटी से हो रहा है, क्यों बेटा? अच्छा, आप कभी कभी न्यूज में ये भी देखते होंगे जीएसटी का इतना ज्यादा कलेक्शन हो गया है, ऐसा कभी न्यूज में सुना होगा आपने? यस जी सर। सर। Yes, sir. हाँ, तो जीएसटी हो गया, फिर उसके बाद इनकम टैक्स हो गया, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में तो खूब रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो ये चीज आप ध्यान रखना, आईएएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के। चलिए, अच्छा सेस क्या होता है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। क्या आपने टैक्स सुना है? टैक्स, टैक्स क्या Yes. होता है? मैं थोड़ा आपसे बात करता हूं। देखो मान लिया आप पिक्चर देखने गए, अभी तो खैर नहीं देख सकते आप क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो पिक्चर हॉल तो खुले नहीं, लेकिन मान लिया अगर आप देखने गए तो टिकट खरीदनी पड़ेगी आपको, जी सर। बोलो। तो जी टिकट सर। में क्या होता है? नीचे टैक्स Yes, लिखे sir. होते हैं, नीचे टैक्स लिखे होते हैं। मतलब टैक्स का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई सर्विस लेंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। Yes, sir. अच्छा, इनकम टैक्स क्या होता Yes, है? sir. इनकम टैक्स का मतलब ये होता है कि आपने कोई सर्विस नहीं ली, आप कमा रहे हैं, राइट? तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब जीएसटी में क्या है? जीएसटी मान लिया आप दुकान खोल के बैठे, राइट? अब पता चला कि पूरे दिन में कोई ग्राहक ही नहीं आया, कस्टमर ही नहीं आया, तो थोड़ी ना आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। जीएसटी आपको तब देनी पड़ेगी जब, और जीएसटी की लिमिट भी है। ऐसा नहीं कि आप साल का 1 लाख रुपए कमाते हो और आपको जीएसटी देनी पड़ेगी, नहीं, उसकी लिमिट है। एक बिजनेसमैन जो होता है जिसके कैटेगरी एक लेवल कि भाई इतने पे जीएसटी स्टार्ट होगी इस स्लैब के बाद, तो तब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर आपको जीएसटी पे करनी पड़ती है। अगर आप छोटे बिजनेसमैन है तो आपको जरूरत नहीं। ऐसे इनकम टैक्स का भी, ऐसे भी इनकम टैक्स का भी। इस बार के बजट में बोला कि आप 75 साल के हैं और मान लिया आप 90 साल के हैं, अब आप पे हिला भी नहीं जा रहा है, सरकार बोल रही बताओ इनकम टैक्स कहाँ है तुम्हारा? अब 90 साल का आदमी बेचारा क्या करेगा? आप मुझे खुद बताओ, क्या इनकम टैक्स पे करेगा? तो सरकार ने 75 ईयर से ज्यादा के लोगों को रिलैक्सेशन दिया है कि आपको कोई जरूरत नहीं इनकम टैक्स पे करने की। ये एक नई बात है इस बार के बजट में। तो यहाँ पे टैक्स मतलब ये हो गया कि आप इनकम कमाते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, देखो आप, क्योंकि आप पे कर रहे हैं ना सीधा। डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? क्या समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? जिसे हमें खुद तरीके पे से करना दिया। पड़ता है हाँ, आपके अलग ब्याह से। पे नहीं करेगा, आपको ही करना है, और आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा है कि मान लिया आप पूरे दिन घर में सो रहे हैं और आपने पिक्चर देखी नहीं, तो जरूरत ही नहीं आपको टैक्स पे करने की। आपको टैक्स तब पे करना पड़ेगा जब आप पिक्चर देखने के लिए जाएंगे, मूवी देखने के लिए जाएंगे, तो उस टैक्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो मुझे लगता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ तो समझ में आया होगा। Yes, sir. एक में आपको प्रॉफिट हो रहा है और एक में आप सर्विस ले रहे हैं। और सरकार ने एक और काम किया है, सरकार ने काम किया है, सेस का काम किया है, CESS। सुना है इसके बारे में कभी आपने? इसके बारे में कभी सुना है आपने? Yes, कोई sir. जानता है? आप बताओ बेटा, सेस क्या होता है? तो जो एजुकेशन सेस परसेंट का के जो बारे में स्लैब है सुना उसके है। ऊपर सेस एप्लीकेबल है। एक एजुकेशन सेस होता है, इन्वायरमेंट भी हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकता है, और एग्रीकल्चर सेस भी हो सकता है। कृषि के लाइसेंस। हाँ होता है। वो किस लिए पे करना पड़ता है?
सेस क्यों पे करना पड़ता है? मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। सर एक पर्पज रहता है, उसके लिए सेस एप्लीकेबल है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान वगैरह। पब्लिक वेलफेयर के लिए। पब्लिक वेलफेयर, एकदम सही बताया। तो बेटा थोड़ा सा ये टर्म समझ लेना कि टैक्स और सेस में क्या अंतर है, वही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। ठीक है, किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए सही बताया, स्वच्छ भारत मिशन के लिए सेस लगा दिया, एग्रीकल्चर के लिए है। क्योंकि वही पैसा कहाँ से आएगा? अभी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, बना दिया, सब इतने करोड़ का है। अब सरकार की जेब में थोड़ी नहीं पैसा रखा है, सरकार कुछ तो करेगी उसको। तो सरकार बोलेगी ऐसा करते हैं, पेट्रोल पे हम लोग सेस लगा देते हैं, तो जो भी पेट्रोल खरीदेगा वो पेट्रोल के उतने पैसे तो देगा, साथ में सेस भी देगा, और वो पैसा जितना जमा होके जाएगा वो उस जाके फंड में जाके जमा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलो बेटा बोलो, कुछ बोलना चाह रहे सर सेस यस सर। बोलो। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कभी कभी मतलब कुछ कट जाता है, मतलब पर मंथ कुछ अमाउंट, तो वो भी एक सेस के अंदर ही आता है। बेटा गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को इनकम टैक्स पे करना होता है, समझ रहे हैं? आपकी जो इनकम है, नहीं, कभी कभी मैंने देखा है कि मतलब मंथली में पर डे का कुछ काट लेते हैं, वहाँ पे पीएम केयर फंड, एग्रीकल्चर फंड ऐसे हमको लिख के आता है, तो वो भी सेस के अंदर ही हो गया। सेस नहीं, वो अलग से है। पीएम केयर फंड में जा रहा है तो सेस थोड़ी नहीं है, सेस एक अलग बात है, बोला जाता है सेस है, इतना है। लेकिन ये पीएम केयर फंड में चला गया। अभी जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, देखो अभी कोरोना आ गया था, तो कोरोना के समय क्या किया, बहुत सारे एमपीज ने कहा कि नहीं साहब हम 3 साल तक, ऐसा कुछ बोला कि अपने 2 महीने की हम सैलरी दे रहे हैं, किसी ने कहा 1 महीने, ऐसे ऐसे चला था ना सब कोविड के समय, आपको मालूम होगा। ठीक है, अभी मान लिया वो गवर्नमेंट, वॉलंटरी प्लेजिंग के अंडर आता है वो सब। यस यस, अभी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, नहीं कभी कभी गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो 1 दिन का डिसाइड, 1 दिन का देंगे, तो कट जाएगा। अब इसमें अभी सरकार ऑप्शन बना दे कि भाई करना ही आपको तो करना पड़ेगा, और आप खुद से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसके लिए थोड़ी कोई मना करेगा कि आप क्यों कर रहे हैं। आप जॉब कर रहे हैं, आप आईएएस बन गए, आपने कहा नहीं साहब मेरे पास बहुत कुछ है, ऊपर वाले का दिया, अब मुझे सिर्फ 1 रुपए चाहिए बस, मत लो आप। सरकार बोलेगी बहुत अच्छी बात है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है बेटा, ये जो मैंने आपको बताया, इसे कहाँ रखा जाता है? ये टैक्स एंड टैक्स है, और ये रखा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की संचित निधि में, भारत की संचित निधि में। समझ में आ गया आपको बेटा? मतलब सरकार के जो खर्च होते हैं, सरकार के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं। चलिए, ठीक है, समझ में आया? सेस कितना है हेल्थ और एजुकेशन के लिए? बेटा मेरी आवाज आ रही है? जी जी। रेवेन्यू डेफिसिट की बात मैं बाद में करूंगा आपसे, क्योंकि ये मैंने समझाया नहीं है। जो जो चीज मैंने पढ़ाई है वो चीज आप देख लो कल। ये देखो, वैसे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने जो मैं आपको बता रहा था। देखो क्या पूछा है कि हमारा जो खर्चा होता है वो बढ़ते क्रम में कैसा है, बढ़ते क्रम में पूछा है खर्चा। आंसर क्या है देखो जरा। सबसे ज्यादा हमारा खर्चा, देखो इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ऐसा मतलब इसी को याद कर लो, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा हमारा खर्चा होता है इंटरेस्ट पेमेंट। सबसे कम किस में होता है, सबसे ज्यादा किस में हो रहा है खर्चा? देखो बढ़ता क्रम है ना ये। सबसे ज्यादा हम पेमेंट किसके लिए करते हैं बजट में? ब्याज अदायगी, ब्याज, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए सबसे ज्यादा पैसा जाता है।
ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप समझ जाएंगे एक बार में, अगर आपको आइडिया आ गया। वो जो आपको जो है इकोनॉमिक्स सर्वे के जो चीजें हैं उनको अच्छे से एक बार आप देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आपको आइडिया लगा? इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ता हुआ क्रम है, तो सबसे ज्यादा इसमें क्या हो गया, लास्ट में फर्स्ट दे रखा है। हाँ, सबसे ज्यादा एलोकेशन किसमें किया गया? डिफरेंस। ये तो हम लोग देख चुके हैं, देखे अभी कि बेटा एफडीआई लिमिट कितना किया गया? 74%। 74। ये देखो, ये हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ, टारगेट 1000। ये देखो, अब इसमें एक नहीं दिया उन्होंने, देखो इसमें 3 ही दिए। कौन सा वो पटुआ घाट है, क्या नाम है उसका, वो नहीं दिया है। बेटा क्वेश्चन समझे आप? यस सर, यस। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एक एस्टेब्लिश की गई, लेह में की गई, ध्यान रखना, लेह में की गई एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये चीज ध्यान रखना है आपको, लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई है। तो एकलव्य स्कूल कितने बनाए थे बेटा, कितने बताए थे मैंने आपको? 750। तो ये तो सही ऑप्शन है। अब इसमें देखो, इसमें सबसे खास बात है, अगर हमें एक चीज पता है, अगर हमें पता है लेह में यूनिवर्सिटी बनाई, लेह में यूनिवर्सिटी बनाई जा रही, तो जम्मू में तो नहीं बनाई जा रही ना। तो अभी देखो आप, डी में भी थर्ड दिया है, सी में भी थर्ड दिया है, फर्स्ट में भी थर्ड दिया है, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका सही? बी। बी ऑप्शन सही हो गया। ये देखो, इसका आंसर मुझे भेजो 19 वाले का, विवाद से संवाद स्कीम किसके लिए है? विवाद से संवाद स्कीम किसके लिए, मुझे आंसर भेजिए। मुझे सबके आंसर मिलने चाहिए, ध्यान रखिएगा। विवाद से विश्वास जो है योजना किसके लिए है? एनपीए के लिए है, या पूंजी विवाद के लिए है, टैक्स विवाद के लिए है, या इनमें से किसी के लिए नहीं है? चलिए ठीक है, सबके आंसर। ये 20 का देखिए, 20 का आंसर भेजिए मुझे, 20 का क्या आंसर सही है?
20 का आंसर भेजिए मुझे, क्या सही है? सर बोलो बेटा। सर जो क्वेश्चन नंबर 18 आपने दिखाया ना, उसके एक्सप्लेनेशन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लद्दाख ऐसे लिखा, आपने ले बोला। लद्दाख ही है, मेरे गलती से बोलेगा कि लेह लद्दाख है कि एक लेह लद्दाख साथ में बोलते हैं ना बेटा, वो लद्दाख ही उसका आंसर है, मैंने गलती से लेह बोल दिया होगा ओके ओके सर। बेटा। लेह बोला था क्या मैंने? हाँ सर। हाँ तो गलती से बोल दिया होगा, लद्दाख में ही है बेटा वो। सॉरी फॉर इसके लिए, ठीक है। यस सर। क्या होता है, पढ़ाने की बोर्ड पे रहते हैं तो कभी कभी सेंटेंस गलत निकल जाते हैं, ऐसा है। तो लेकिन लद्दाख में ही है बेटा। चलो अच्छा हो गया आपने मुझे बताया बेटा। यस सर। ठीक है, गगनयान इसका आंसर है। ये बताइए। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी मेट्रो रेल सिस्टम के लिए, जो कम से कम कॉस्ट पे होगी और वैसा ही एक्सपीरियंस होगा, ये आपको बताना है। तो आंसर मिल गया होगा आप लोगों को। इसका आंसर जो है मेट्रोलाइट और मेट्रोनियो है, ठीक है। यस। चलिए बताइए। तो क्या आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि अगर एक बार हम ठीक से पढ़ ले तो हम क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं? यस सर। Yes, sir. यस सर।
वेरी गुड। आप सब लोग जो हैं 23 मार्क का आंसर दीजिए 23rd का। वेरी गुड। देखो क्या होता है कि जब आप पढ़ते हैं ना तो आप क्या करते हैं, चीजों को इग्नोर कर देते हैं, और जब आप चीजों को इग्नोर कर देते हैं तो दिक्कत वहीं खड़ी हो जाती है। अभी देखो ये स्कीम है, ये देखो ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो उसको जरा, क्या लिखा है उसमें। देखो क्या होता है, जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको आइडिया लग जाता है कि यार मुझे उससे क्या पूछा जाएगा, मुझे क्या तैयार करना है। क्या लिखा है बेटा उसमें? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लिखा है ना। छोटी छोटी चीजें, मैंने ये क्यों दिखाया, इसलिए दिखाया कि आप पढ़ते समय पैनी निगाह रखो, ऐसा ना। और ये क्या होता है कि जब टॉपिक के बाद टेस्ट पेपर करते हैं ना तो हम कॉन्फिडेंस हमें आ जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है यार क्या पूछेंगे ये लोग। तो इसलिए देखो क्या होता है, इसलिए मैंने देखो सब पढ़ा, ये सब मेरे लिए बकवास है, ये सब क्या इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, कौन याद करेगा यार, इनको कौन याद करेगा। और यही कंफ्यूजन सबसे बड़ा होता है स्टूडेंट के सामने, क्या पढ़े और क्या छोड़े, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन हाँ, अब ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, राइट, या सेंट्रल सेक्टर है, ये छोटी छोटी चीजें होती है। हाँ, जब आप एक बार एग्जाम में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा, हाँ यार ये तो हमको ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़ा तो था। तो ये टेस्ट जितना आप करोगे ना, उस टेस्ट से फायदा आपको क्या होगा, उस टेस्ट से फायदा ये होगा कि आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे अपनी तैयारी में, कंफ्यूजन चाहिए नहीं। यस सर। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था। अब देखो एक चीज यहाँ पे नहीं मिली क्या, जैसे पीएम किसान है, तो पीएम किसान क्या है, जितनी भी योजनाएं आप पढ़ रहे हैं उन योजनाओं में ये चीज आप जरूर देख लो कि ये जो है पीएम किसान, ये सेंट्रल सेक्टर, मतलब 100% सेंटर देगा उसको। ये नोट्स में भेजूंगा, आपको ध्यान रखना है, और इनका सब पढ़ के जो लोग एग्जाम दे रहे हैं एक बार देख लेना फटाफट फटाफट, ठीक है ना। अब नोट डाउन के चक्कर, अगर आप नोट डाउन कर सकते हो तो करना, नहीं सीधा पीडीएफ पढ़ना, नोट डाउन मत करना, पीडीएफ तो आपके पास ही रहने वाला है ना वो।
जिनको आगे एग्जाम देना है वो लोग नोट कर लेना। क्या समझे आप लोग? यस जो सर। लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं वो नोट्स ना बनाए तो ज्यादा अच्छा है, सीधा सीधा पढ़ें, अंडरलाइन पहले से ही हो सब। चलो ये बताओ, ट्वेंटी फाइव का आंसर थोड़ा तो आइडिया लग ही रहा होगा ना आपको। ट्वेंटी फाइव का क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? इनकरेक्ट बताने आपको ही ध्यान रखना है, सिलेक्ट इनकरेक्ट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप करेक्ट देखें, सिलेक्ट इनकरेक्ट ये दिया है। हाँ सर समझा, सॉरी। हाँ यही बोल रहा हूँ मैं आपको। चलो ठीक है बेटा, सबका आंसर सही है, वेरी गुड, एकदम। चलिए ये अच्छी बात है। इसमें हेल्थ से रिलेटेड कौन सी स्कीम नहीं है? 27। अच्छा बेटा ये ध्यान रखना है, ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है बट इसमें क्वेश्चन में दिया है तो पकड़ में आया। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें हमको मिलेगी, बट ये ध्यान रखना, एक जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है वो टोटल जीडीपी का कितना है? 13% है, ये ध्यान रखना बेटा है, 13%। ओके सर। 26 नंबर, तो 27 का आंसर दो आपने। 27 बोल रहा है हेल्थ से रिलेटेड कौन सी स्कीम नहीं है, बस। वेरी गुड, सबके आंसर सही है। अंडर द पिलर ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, देखो समावेशी विकास फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, आकांक्षी भारत के लिए जो समावेशी विकास है, ठीक है, अंडर द पिलर, इस पिलर के अंतर्गत क्या अनाउंस किया गया? इस पिलर में क्या अनाउंस किया ये पूछ रहे हो? इस पिलर के अंदर बताओ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या उन्होंने मतलब जो इंक्लूसिव किसको इंक्लूड किया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो गजब का। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। चलिए
जब भी कंफ्यूजन हो ना, एलिमिनेट कर दो, चीजों को एलिमिनेट कर दो आप बस। जैसे आप एलिमिनेट कर देंगे आपका काम बन जाए। जैसे आप एलिमिनेट कर देंगे आपका आंसर बन जाएगा तुरंत, इमीडिएट। अच्छा, आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे आपका आंसर सब लोगों को सही कैसे आ रहा है? इसमें आंसर जो है रोहित बेटा आपने आंसर गलत भेजा है। रोहित आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। आपका आंसर गलत है, ध्यान से देखो। मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, सबके आंसर आ गए? Yes. तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, एक सेकंड रुकिए। देखो बेटा, हमने आपको क्या बताया था? इंक्लूसिव डेवलपमेंट बताया था, सबको मिला के। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, माइग्रेंट्स वर्कर की बात की थी मैंने अभी आपको, देखो ध्यान होगा आपको। Yes, sir. अभी मैंने आपको लेक्चर में बताया था ये बात। तो मतलब हमें एक चीज तो नोटिस आ गई पकड़ में कि थर्ड मतलब ये जो सी वाला आंसर है, ये जो है देखो थर्ड सभी में है, मतलब ये चारों सही लग रहे हैं मुझे। अच्छा, थर्ड के बाद फिर हम देखेंगे ये फाइनेंशियल कैपिटल की बात तो कहीं नहीं हुई है। बोलो, जो वित्तीय पूंजी है उसकी बात तो कहीं नहीं हो रही इसमें। इससे इसका क्या लेना देना? तो अगर आप देखोगे राइट, तो इसमें जो है ऊपर वाला जो ऑप्शन है देखो आप, उसमें ये चीज नहीं दी गई है। तो आंसर क्या आया? A. ए। एक चीज ध्यान रखना बेटा कि मैंने वैसे अंडरलाइन किया है, बट आपको मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आईपीओ लाने की तैयारी चल रही है एलआईसी के लिए। आईपीओ लाने की तैयारी चल रही है। आईपीओ क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आईपीओ लाने की तैयारी चल रही है, वो एलआईसी के लिए चल रही है, आप ध्यान रखें। और कोविड वैक्सीन के लिए सरकार ने जो, इसमें ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, आईएएस में से क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया। बट हाँ, पीसीएस में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि कोविड-19 वैक्सीन के दौरान जो है कितना पैसा एलोकेट किया गया उसके लिए। तो 35,000 करोड़। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं। हाउ मेनी न्यू इमरजेंसी हेल्थ सेंटर, मोबाइल हॉस्पिटल, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये बहुत ही फैक्चुअल हो गया। हाँ, ये 33 इंपॉर्टेंट है, शायद आपको याद होगा मैंने आपको लिखाया था हाँ सर। इसको। शैवाल पार्क, सरकार शैवाल की खेती में बहुत ध्यान दे रही है। सरकार शैवाल की खेती में बहुत ध्यान दे रही है। तो ये तमिलनाडु में है और ये तमिलनाडु में एस्टैब्लिश किया जा रहा है, इसके लिए मैंने आपको लिखाया था। देखो क्या पूछा है, पीएलआई स्कीम पूछी। देखो, तो पीएलआई स्कीम के क्या उद्देश्य हैं, किससे रिलेटेड है? देखो जरा कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है। देखो क्या इससे रिलेटेड नहीं है? तो इंपोर्ट से रिलेटेड थोड़ी नहीं है क्यों बेटा? ये जो है आयात से रिलेटेड नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes.
ठीक है। बजट 2021-22 में क्लीन एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या किया गया है? तो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। कितना इजी क्वेश्चन है ये, वाहनों को हटाने की बात चली है। विच इज इनकरेक्ट, देखो आप इनकरेक्ट क्या है इसमें, तो ये तो हम लोगों ने बताया था, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तो इसमें बताया गया था। क्यों? यस यस सिंगल यूज प्लास्टिक की भी बात की गई थी, आप देख लो जरा। छोटी छोटी पॉइंट्स मिलते हैं हमको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे नोट्स को रिच करने में, उनको उनके इंप्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नई नई चीजें हमको मिल जाती है। तो इसका आंसर थोड़ा नहीं आ रहा है तो जुगाड़ से निकालो थोड़ा, बट आंसर आप मुझे भेजो क्या हो सकता है। आंसर आप मुझे भेजो क्या हो सकता है। स्वच्छ भारत मिशन में सबसे खास बात है वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात की गई है, सोर्स सिग्रेशन ऑफ गार्बेज की बात की गई है, और रिडक्शन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक की बात की गई। तो ऊपर क्या बोला, इनकरेक्ट क्या है? ऐसा है, इनकरेक्ट क्या है? देखो आप ये नहीं पढ़ते आप लोग ठीक से, क्वेश्चन को ठीक से देखना है। अब यहाँ ये पूछा है कि 5 साल के लिए जो लाना है, मैंने आपको बताया था ये देखना है आपको। तो 37 स्वच्छ भारत मिशन जो है कितने समय के लिए स्वच्छ भारत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन मैंने आपको बताया, मिशन का टारगेट आपको ध्यान में रखना है 21 से 26 के लिए स्वच्छ भारत मिशन। ये यूपीपीसीएस में फिक्स क्वेश्चन होता है, आप समझ लीजिए इस बात को। थर्टी एट क्वेश्चन।